अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां से अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां से के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर नंबर 10 और 11 डिस्कस करेंगे, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। तो चलें हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं इमोशनल ईएमएफ से, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ कुछ फार्मूले जो हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं, तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ, ठीक है। किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से, उसकी मोशन की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है और उसमें क्या पैदा हो जाता है जी, ईएमएफ, और उस ईएमएफ को कहते हैं इमोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो चूंकि मोशन की वजह से पैदा होता है तो इस वजह से इसको इमोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है वो आप पहले निकाल चुके हैं, वी बी डी। आपके पास वी बी एल था सेकेंड ईयर में, यहाँ उन्होंने लेंथ जो है कंडक्टर की उसको डी से शो कर दिया, तो वी बी डी कर लें। अब अगर आप इसी तरह इंड्यूस करंट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। इंड्यूस करंट चूँकि आपको पता है जी, वो बराबर होता है आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर या ई ओवर आर। तो ई यहाँ पे कितना है जी, वी बी डी ओवर आर। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या जी, इंड्यूस करंट। और अगर अब इंड्यूस करंट की जगह आप जो है, अगर आप निकालना चाह रहे हैं एक्सपेक्ट करने वाली फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर आपको पता है जी कितनी होती है, आई एल बी साइन थीटा होती है ना। तो यहाँ पे आई डी बी लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसने जो कंडक्टर की लेंथ ली हुई है वो डी ली हुई है, ठीक है। तो आई डी बी लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो करंट है, करंट की वैल्यू वी बी डी ओवर आर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, एफ एल इज इक्वल टू वी बी डी ओवर आर, और ये डी बी जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी वी बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर। ये आपके पास आ गई जी फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स आ गई है। फोर्स के अलावा अगर आप निकालना चाहें इसकी मैकेनिकल पावर, ठीक है जी, पावर, इसको मैं कह रहा हूँ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। पी एम लिख रहा हूँ मैकेनिकल पावर के लिए, जो कि बराबर होती है किसके जी, एफ वी के, एफ एल वी। एफ एल अभी निकाल चुके हैं, जो कि क्या है, वी बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर और साथ वी, तो वी का भी स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैकेनिकल पावर आ जाएगी वो वी स्केयर बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर। ये आपके पास आ गई मैकेनिकल पावर। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाह रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालेंगे जी, इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि बराबर होगी पी ई इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो आई जो है वो अभी आप ये वैल्यू निकाल चुके हैं आई की, आपके सामने वी बी डी ओवर आर। तो आई का स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्केयर बी स्केयर, ठीक है, डी स्केयर ओवर आर स्केयर। ये हो गया करंट का स्केयर और साथ आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से आपके पास बराबर आ जाएगी किसके जी, वी स्केयर बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर। तो अगर आपने पहले लेंथ एल के लिहाज से फार्मूले याद किए हैं तो यहाँ आप डी की जगह एल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है जी, कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर है वो बराबर है किसके जी, इलेक्ट्रिकल पावर के, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आपस में क्या है, बराबर हैं, जिससे ये साबित होता है कि जो सारी आपकी मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल पावर थी वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होगी किस में, इलेक्ट्रिकल पावर में। मैकेनिकल पावर इज completely converted
कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। चलें, अब हम मूव करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी आपको मैथमेटिकल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म बताऊँगा। ठीक है जी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? यही कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उसका फ्लक्स चेंज होता है और इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, तो वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी के बराबर था ना। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी। ठीक है, अगर जो सरफेस है वो काफ़ी बड़ी है, उसके स्मॉल पोर्शंस का आपने लिया है ये फ्लक्स फाई, तो इसके स्मॉल पोर्शंस के जो फ्लक्स है उसको जो है सम अप करने के लिए आप इंटीग्रल लगाएंगे। इंटीग्रल लगा के बी डॉट डी ए, ठीक हो गया। फाई इज इक्वल टू बी होता है, बी ए होता है ना, तो बी डॉट डी ए लगा दिया, तो ये आपकी एक फॉर्म आ गई। तो अब हम बात करेंगे इसकी इंटीग्रल फॉर्म की। इंटीग्रल फॉर्म में दोनों तरफ जो है आपका क्या होना चाहिए जी? इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए। तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? आपको पता है ये क्या है जी? ईएमएफ यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है जी? देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आप लिख सकते हैं E डॉट डी आर। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी सेम है, और बी डॉट डी ए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ एन लगा लें, चाहे आपका दिल कर रहा है अगर नहीं लगाना तो ना लगाएं, यहाँ एन लगा सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रल फॉर्म जो है वो यही है। ठीक है, ईएमएफ को आपने ई डॉट डी आर लिख दिया, वो क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस था। ये होगी इसकी इंटीग्रल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की। तो इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है जी, आप इस ई डॉट डी आर को आप क्या करेंगे, क्योंकि ये है लाइन इंटीग्रल, डी आर है ना लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ले जाने के लिए क्या करेंगे? स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम क्या करेगा? ई डॉट डी आर को ले जाएगा सरफेस इंटीग्रल में। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल है, तो क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। तो ई का आप क्या ले लेंगे? कर्ल ले लेंगे। ई का कर्ल ले लें तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? सरफेस इंटीग्रल में। डेल क्रॉस ई डॉट डी ए, देखें सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। और जो आपकी दूसरी साइड है माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए एज इट इज़। ठीक हो गया। तो अब देखें इंटीग्रल जो है वो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है, दोनों तरफ से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? आपने इंटीग्रल और डी ए दोनों तरफ से कैंसिल करना है, तो डेल क्रॉस ई बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। तो ये आपके पास आ गई जी किसकी? डिफरेंशियल फॉर्म इसकी। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। और लेंज़ लॉ जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अपनी एफएससी में। अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का है, और इसमें हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे गॉसेज लॉ से। पहले आप गॉसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, गॉसेज लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ चुके हैं। अब है गॉसेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इन तीनों में फ़र्क रखना है क्योंकि इन्हीं की बेस पे आगे जाके हमने अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस को जो है वो चेंज करना है, इन्हीं से बनाना है हमने।
तो ये है जी गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि किसी भी सरफेस से जो कि क्लोज सरफेस है उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि जितना इंटर हो रहा होता है उतना ही लीव कर रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, ज़ीरो। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई एम थ्रू अ क्लोज सरफेस आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस लिख लें, जो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट एक और टर्म्स में भी लिखी जा सकती है, जो कि है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब है दो पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो नॉर्थ अकेला कहीं भी नहीं होगा, साउथ भी अकेला कहीं भी नहीं होगा। अगर एक मैग्नेट का छोटे से छोटा हिस्सा भी आप ले लें तो वो उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी इसी की स्टेटमेंट है, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता फिर तो फ्लक्स जो है कुछ ना कुछ निकल रहा होता ना। अगर नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल अगर अकेला हो सकता तो उससे कुछ ना कुछ फ्लक्स निकल रहा होता, तो फ्लक्स ज़ीरो थोड़ी होता। तो यहाँ पे ये है कि साउथ में इंटर हो रहा होता है और नॉर्थ से निकल रहा होता है, तो नेट फ्लक्स लेते हैं तो वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसको आप जो है फार्मूले की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा जी, आपको यहाँ पे बताया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। फ्लक्स को यहाँ पे आप इंटीग्रल बी डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो। ये है जी आपकी इसकी जो है ना फॉर्म किसकी जी, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल फॉर्म कैसे लिखेंगे, बी डॉट डी ए क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पर अप्लाई करना पड़ता है कौन सा जी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम इस पे लगा दें आप। डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया जाएगा डेल डॉट बी का। ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेल डॉट बी इंटू डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो ये है इसकी इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, ये तो है इसकी इंटीग्रल फॉर्म, लिख देता हूँ। इंटीग्रल फॉर्म है ये। बात कर लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म की। तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यही जो डेल डॉट बी डी वी लिया है, क्योंकि ये बराबर है ज़ीरो के, तो आप ये इंटीग्रल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, डेल डॉट बी। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है इसकी जी डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो जहाँ पे डेल डॉट बी लिखा हुआ हो उसका मतलब पूछ लिया जाए तो आप कह दें कि जी फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो, या आप ये कह दें कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो का ये मतलब है, इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म की, जिसके अंदर हम देखेंगे रिलेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म। एटॉमिक मैग्नेटिज्म कि एटम में जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस वजह से होता है। एटॉमिक मैग्नेटिज्म
तो चूंकि आप जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म होता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम रिलेशन देख लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दरमियान। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह लें, एंड एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, तो इनका रिलेशन हमने देखना है। हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, यहाँ से आप क्या करें, एरिया जो है अगर वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल पुट कर दें आई, और आई की जगह आप लिख लें करंट ओवर टाइम होता है ना आई जो है वो चार्ज फ्लो होता है, यानी क्यू ओवर टी, क्यू की जगह ई लिख लें, ई ओवर टी, एरिया की जगह लिख लें पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो टी है टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा पुट करें, म्यू इज इक्वल टू ई ओवर 2 पाई बाय ओमेगा, और ये पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट का, डिफरेंट फार्मूले पे हम डिस्कस करते जाएंगे यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला आ जाएगा ई ओमेगा आर स्क्वायर ओवर 2। एक तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला। अब आप अगर क्या करें, आप जो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा के फार्मूले से अगर आप यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आ जाएगा जी, ई वी आर ओवर 2। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के दो फार्मूले जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आ गए। अब हमें पता है जी आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो बराबर होता है L इज इक्वल टू एम वी आर के, एम वी आर साइन 90 कर दें। तो यहाँ से आपका जो वी आर है किसके बराबर आ जाएगा, L ओवर एम के। वी आर क्यों लिखा है, क्योंकि देखें ई वी आर ओवर 2 है ना, तो वी आर की जगह आप क्या पुट करेंगे, L ओवर एम। वी आर की जगह इस इक्वेशन में वी आर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, L ओवर एम। तो L ओवर एम ज़रा पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जी म्यू एल। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ई बाई 2m इंटू एल, एल यानी एंगुलर मोमेंटम। तो ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान आप रिलेशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप उनको प्लस कर दें आपस में, तो फिर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ से उसके लिए जो रिलेशन होगा, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाय 2m इंटू कैपिटल एल। तो ये है आपके पास ये रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो मैंने लगाया है ये है इस वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि बोहर मैग्नेटॉन है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बोहर मैग्नेटॉन। चलें जी, बोहर मैग्नेटॉन क्या चीज़ है, ये एक जो है वो नेचुरल यूनिट है जो कि एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो हैं उनको डिफाइन करता है। ठीक है, उनको मेजर करता है, नेचुरल यूनिट इसमें मेजर किए जाते हैं। ठीक है, और एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑर्बिटल हो या स्पिन हो। ठीक है, नेचुरल यूनिट टू मेजर एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स।
ठीक है। और ये इसका फार्मूला क्या होता है, ये कहाँ से आता है? देखिए आपको पता है कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2 पाई, ठीक है, यानी H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर आप इस एंगुलर मोमेंटम को इस इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे L की जगह, तो म्यू L जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? E/2m इंटू L की जगह NH/2 पाई, ठीक है। तो जो आपके पास H/2 पाई है वो H कट के बराबर होता है, तो म्यू L बराबर आ जाएगा E/2m, E/2m एज इट इज। और आप क्या करेंगे, n को स्टार्ट में ले आएंगे। H/2 पाई जो है वो H कट के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आ जाएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू n, और ये जो EH/2m है ना, इसको हम कहते हैं म्यू बी या बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो म्यू बी जो है वो किसके बराबर होता है? EH/2m के। और अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आएगी 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻24 जाउल पर, ठीक है। ये ठीक हो गया जी टाइम। तो ये आ गया बोहर मैग्नेटॉन। अब हम बात कर लेते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स की, ठीक है। आपने अभी तक कौन से मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हैं? ये ऊपर आपने पढ़े हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये ऑर्बिटल था, अब आप स्पिन पढ़ने लगे हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका भी रिलेशन देख लेंगे आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स, और इसी को आप इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट्स भी कहते हैं। स्पिन की जगह आप इंट्रिंसिक भी लिख सकते हैं। स्पिन की जगह आप इंट्रिंसिक भी लिख सकते हैं। तो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बराबर होता है म्यू एस, ठीक है। इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/m इंटू एस। ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एस जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एल जो था वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, स्पिन का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये हमने एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है। एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट में हमने क्या पढ़ा कि एटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होता है, और इनका यूनिट जो था वो बोहर मैग्नेटॉन था। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं जो कि क्या है जी, न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। इसमें बहुत सारे MCQs हैं, ये जो पहले भी टॉपिक आपको एक पढ़ा चुका हूँ। तो अब ये नेक्स्ट है उसी का पोर्शन, न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में तो यही होते हैं ना, इनका क्या जी, इनकी वजह से जो इनके इनमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन होगी इनकी, एक स्पिन मोशन होगी। इनकी ऑर्बिटल प्लस स्पिन मोशन होती है, और ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो इनके अंदर, जो इन मोशंस की वजह से जो
मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिज्म पैदा होता है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैदा होता है, उसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। ठीक है जी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑर्बिटल और स्पिन मोशन होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो न्यूक्लियर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके हम देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होते हैं। एक तो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है जी। अब ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ मोशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है, नॉट ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता न्यूक्लियस में, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि न्यूट्रॉन जो है उसकी वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा जी, वो किसके बराबर होगा जी, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस E/2m इंटू एल। फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक या स्पिन डायपोल मोमेंट। ठीक है, वो देख लेते हैं किसकी वजह से होगा, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो किस वजह से होता है जी, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो बेसिकली होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से होता है। ठीक है, दोनों का ही इंट्रिंसिक या स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ड्यू टू बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है। अब देखें, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो नहीं होता, लेकिन स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है न्यूट्रॉन की वजह से, जहाँ से हमें ये क्लू मिलता है कि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ चार्ज्ड कोएक्स। ठीक है, चार्ज कोएक्स की वजह से मिलके बना है। ये हमें कहाँ से सबूत मिलता है, इससे मिलता है कि इनका स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, म्यू एस इज इक्वल टू माइनस E/m इंटू एस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, एटॉमिक वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं कि एटम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और अब स्पिन का भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्पिन का जो है मैग्नेटिक का भी पढ़ चुके हैं, और एटॉमिक और न्यूक्लियर दोनों का जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन। ठीक है, म्यू ए, ठीक है, म्यू ए है एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
एटम के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है किससे? न्यूक्लियर के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। ठीक है, तो ए फॉर एटम, एन फॉर न्यूक्लियस। तो एटम का जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस का भी स्पिन होता है, और कितना ज़्यादा होता है? 10⁻³ टाइम्स। ठीक हो गया, तो ये ज़्यादा होता है और 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक हो गया जी, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की, या अब पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो जो है वो क्या होता है, उसका जो मैक्सिमम कंपोनेंट है अलोंग जेड एक्सिस होता है, और वो बराबर होता है जे एच कट के। जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है, मैक्सिमम कंपोनेंट इज अलोंग जेड एक्सिस। तो ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया, तो जे एच कट के बराबर होता है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। जैसे बोहर मैग्नेटॉन था उसी तरीके से न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होगा। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि म्यू एन से शो करते हैं, जो कि बराबर होता है ई एच कट ओवर 2m p मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2m e पुट किया था जब हमने क्या निकालना था जी, बोहर मैग्नेटॉन निकालना था। ठीक है, ये ई था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एटम में, जबकि न्यूक्लियस में किसकी वजह से होता है वो हम पहले बता के आ चुके हैं, वो होता है सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। तो इसकी जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू आती है वो आती है 5.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ठीक है जी, तो यहाँ से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ का। जबकि जो आपका बोहर मैग्नेटॉन था वो था 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक हो गया, तो इन दोनों की वैल्यूज़ में आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोहर मैग्नेटॉन जो है वो ज़्यादा है किससे, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन से, क्योंकि ये -24 है और ये -27 है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन की, चंद एक फार्मूले इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। मैग्नेटाइजेशन, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टार्ट में कैसा होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ होता तो मटेरियल कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होता है। ये जो पहला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स की डिफरेंट डायरेक्शंस है। तमाम डोमेन्स में मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तब ये सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जो कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है BM। ठीक हो गया, जो कि अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें पैदा हुआ है, तो मैग्नेटाइजेशन को उसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कहलाता है क्या जी, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट ले रहे हैं तो यहाँ समीशन लगा दें, यहाँ आई लगा दें। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया था तो उस सूरत में क्या हुआ। ये है उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है, प्लस जो उसकी वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ बी एम। ठीक हो गया। तो ये जो बी एम है, बेसिकली बी एम जो है वो बराबर होता है म्यू नॉट एम के। ठीक है, तो ये अगर म्यू नॉट एम के बराबर है तो हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम के मैग्नेटाइजेशन। ठीक हो गया। यानी यहाँ से हमें ये सबूत मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यानी जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम जो है, अगर ये डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट के साथ जो है आपने क्या किया, एक मतलब कि कांस्टेंट के एम लगा दिया और बी नॉट। के एम जो है वो परमिएबिलिटी कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट के एम माइनस वन अगर कर दें तो के एम माइनस वन की जो वैल्यूज़ हैं वो 10⁻³ से 10⁻⁻6 तक होती हैं। ठीक है, फॉर नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी क्यूरी लॉ की। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान फ़र्क मैं जो है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम क्यूरी लॉ पढ़ेंगे। क्यूरी लॉ जो है वो ये कहता है कि आपकी जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है किसी भी मटेरियल में, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं, तो वो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएं तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। ठीक हो गया। तो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है क्यूरी लॉ। अब क्यूरी लॉ में फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट सी लगाते हैं, बी नॉट ओवर टी। ये आपका आ गया जी क्या जी, क्यूरी लॉ। ये जो क्यूरी लॉ है ये एप्लीकेबल है तब जब मैग्नेटाइजेशन जो है वो सैचुरेशन से बहुत कम हो, सैचुरेशन पे ना बात आई हो। सैचुरेशन कौन सी, वो मैं आपको हिस्टैरिसीस लूप में बता चुका हूँ। ठीक है, व्हेन, ये तब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल व्हेन मैग्नेटाइजेशन इज फार फ्रॉम सैचुरेशन। अच्छा, इसकी मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जब सैचुरेशन आ जाती है तो उसके बाद आप फर्दर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करें तो मैग्नेटाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैचुरेशन आ गई तो जितना मैग्नेटाइज होना था उतना मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब फर्दर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज भी करें तो मैग्नेटाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कूलिंग इन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से कूलिंग कैसे प्रोड्यूस की जाती है। कूलिंग इन, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्यूरी टेम्परेचर की, बल्कि पहले हम कूलिंग इन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ना है हमने, पहले वो पढ़ लेते हैं। कूलिंग इन एडियाबैटिक
डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी। इसमें होता क्या है कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, पहले मैग्नेटाइज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक फ़र्ज कर लें पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको आपने क्या किया, मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने इसको मैग्नेटाइज किया। मैग्नेटाइज करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप इसको आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। फिर आपने क्या किया, इसको आइसोलेट किया, आइसोलेटेड फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, जब आप इसको आइसोलेट कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो फिर इसको क्या करते हैं आप, फिर आप इसको एडियाबैटिकली डीमैग्नेटाइज करते हैं। डीमैग्नेटाइज एडियाबैटिकली, डीमैग्नेटाइज एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली से मुराद ये है कि ना इसमें कोई हीट एंटर करनी चाहिए, ना इसमें से कोई हीट लीव करनी चाहिए। तो एडियाबैटिकली ये डीमैग्नेटाइज होगा, और जब एडियाबैटिकली डीमैग्नेटाइज हो रहा होगा तो डेफिनेटली फिर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं ना आप, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, फिर ये कूलिंग की तरफ जाएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब आप ये करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी और इस मटेरियल का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। इसको कूलिंग इन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी क्यूरी टेम्परेचर की। ये क्यूरी टेम्परेचर जो है ये सुपर कंडक्टिविटी वाला नहीं है, ये पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म वाला है। तो क्यूरी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाए। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी से वो कहाँ चला जाए, पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चला जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, टेम्परेचर एट विच temperature at which ferromagnetic material becomes paramagnetic। ठीक है, इसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, और यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। और अगर बात करें आयरन की, आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है वो कितना है जी, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जब उसको क्या करते हैं आप, उसका टेम्परेचर 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, जो है उसके बाद वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो नेक्स्ट हिस्टैरिसीस लूप है, तो वो आपको मैं ऑलरेडी एफएससी में कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ, आपने उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।